गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बच्चों हम रिवीजन पार्ट ले रहे हैं और इन द प्रीवियस क्लास आई हैव स्टार्टेड द चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इसमें ये समझा इसके इंट्रोडक्शन के दौरान कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं दे आर फॉर्म बाय द सेल्स। उनकी जो बॉडी होती है वो सेल्स की बनी होती है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि जो सेल है वो टू टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट देयर। ओके, ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल सेल, माइकोप्लाज्मा की सेल, साइनोबैक्टीरियल सेल, एक्टिनोमाइसीट। तो ये सब एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है, आज बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो हमारा चैप्टर एक बार फिर से देख लो, मैंने हेडिंग डाल रखी है, चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी ये ड्यूटी है कि आप रेगुलर रहें, जैसा भी आप कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो यू शुड बी रेगुलर इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, तो योर रिवीजन पार्ट विल बी बेटर। ओके, आपका अच्छा हो जाएगा रिवीजन पार्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाए अपन को, तो मैं हेडिंग हटा रहा हूँ और फिर यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के लिए प्लांट और एनिमल सेल को पढ़ेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास रफ कॉपी है तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अपनी रफ कॉपी में पेंसिल से साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ कीजिए, रफ कॉपी। ओके, चलिए। तो सेकंड टाइप है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल को कहते हैं विच हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं, सराउंडेड होते हैं। ओके, एंड उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल, ध्यान से सुने आप, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडीज। तो ऐसी डेवलप सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो आज बच्चों मैं दो स्केचेस ड्रॉ कर रहा हूं, एक तो प्लांट सेल के लिए और एक एनिमल सेल के लिए, जो कि यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है। तो यूकैरियोटिक सेल में हम सबसे पहले लेंगे प्लांट सेल।
क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको? बेटा आगे से आप सभी एक रफ कॉपी जरूर रखें, है ना? आप फ्री बैठे हो? नहीं नहीं, बनाओ ना आप, ये तो बना हुआ है ऑलरेडी।
यस बेटा, डायग्राम्स बना लीजिए फटाफट से। प्लांट सेल के लिए मैंने स्केच ड्रॉ किया है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। एनिमल सेल भी ड्रॉ कर लेते हैं।
हाँ, 9th क्लास बेटा बोर्ड पे देखिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। स्टॉप द ड्राइंग। यस, एक बार स्टॉप कर दें आप बच्चों। यूकैरियोटिक सेल डेवलप सेल होती है और उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और डेवलप सेल होती है तो जैसे कि प्लांट सेल, एल्गी की सेल, फंगल सेल। बोर्ड पे देखें, स्टॉप द ड्राइंग एंड लुक एट द बोर्ड। बच्चों यहाँ पर मैंने प्लांट सेल को ड्रॉ किया, दिस वन इज द प्लांट सेल स्केच, और ये जो है एनिमल सेल का स्केच है। ओके, तो यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, ये प्लांट सेल का डायग्राम है, ये आउटर सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये डिक्टियोजोम्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, स्मॉल न्यूक्लियस भी इसे कहते हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल है। बोर्ड पे देखें, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए सारे, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है जो बाद में क्रोमोसोम कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ईआर लिखा है इसे मैंने, ये माइटोकॉन्ड्रियन है, ये वैक्यूल्स हैं, ये एटीएस राइबोसोम्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। तो ये प्लांट सेल का डायग्राम हो गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, एनिमल सेल। तो ये एनिमल सेल का स्केच है बच्चों। इसमें बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें विलाई कहते हैं, और ये गोल्जी बॉडीज है, प्लांट सेल में इन्हें डिक्टियोजोम्स कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये न्यूक्लियर पोर है जो वहां भी थे, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर ये राइबोसोम्स हैं, इसीलिए इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, स्मूथ। ये स्मूथ ईआर है, ये माइटोकॉन्ड्रियन है, ये एटीएस राइबोसोम्स हैं, ये सेंट्रोजोम है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। बताइए बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आ गया? चलिए, तो अब आप सब देखिए, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी जो भी बैठे हैं, बोर्ड पे देखिए, दो डायग्राम नजर आ रहे हैं। इस बेसिस पर अपन डिफरेंस समझते हैं, प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे फर्स्ट डिफरेंस है बच्चों सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। बोर्ड पे देखते रहें, ये डिफरेंस आप खुद लिखना आज बना के, ठीक है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोजोम्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये इन्हें हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते, ठीक है। प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जबकि एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, ये भी एक डिफरेंस है। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोजोम नहीं पाए जाते, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोजोम पाया जाता है, जो कि सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करता है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स पाई जाती है, जिससे मैक्सिमम पार्ट वैक्यूल ही कवर कर लेती है, तो न्यूक्लियस और अदर सेलुलर ऑर्गेनल साइड में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में या तो वैक्यूल, अच्छा इनमें लार्ज होती है और एक या दो होती है, जबकि एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होती है तो बहुत ही माइन्यूट होती है वैक्यूल्स, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके? चलिए, ये भी एक डिफरेंस हो गया। और प्लांट सेल के अंदर बच्चों जो रिजर्व फूड है, जो स्टोरेज फूड है, वो स्टार्च है। प्लांट सेल के अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है, जबकि एनिमल सेल में ग्लाइकोजन, क्या स्टोरेज फूड होता है? ग्लाइकोजन। तो एनिमल सेल हैव द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जबकि प्लांट सेल के अंदर स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर और वो स्टोर रहता है, जबकि एनिमल सेल में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में स्टोर रहता है। बताइए बच्चों, कितने डिफरेंस हुए, समझ में आए नहीं आए? आपको समझ में आ गए? हाँ, तनिष एंड प्रियांशु लास्ट में बात करेंगे, सिमर, दिव्यांशु, लास्ट के 5 to 10 मिनट में आपसे बात करूंगा। बताइए बच्चों, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? डिफरेंसेस समझ में आ गए, डायग्राम समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस, नहीं, इनमें एटीएस राइबोसोम पाए जाते हैं, मेनली एटीएस होते हैं 70th प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। आगे बढ़े,
चलिए, हाँ जी। तो बच्चों टॉपिक लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है बच्चों? सेल वॉल एक रिजिड वॉल है। ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। सेल वॉल इज द रिजिड वॉल। ये एक रिजिड वॉल होती है जो सेल को प्रोटेक्शन देती है, सेल की शेप को मेंटेन रखती है। बोर्ड पे देखे, बंद कर दो इसको, नोटबुक को, ठीक है। और जिनका भी डायग्राम अभी रह रहा है वो आज कंप्लीट करेंगे आप घर से बैठ के इन दोनों डायग्राम्स को। तो जो सेल वॉल है ये रिजिड वॉल होती है। ये क्या होती है? रिजिड वॉल होती है। और ये बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में, प्लांट सेल में, एल्गल सेल में पाई जाती है, ठीक है। और जो बैक्टीरियल सेल है वहां जो सेल वॉल है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जबकि जो फंगल सेल वॉल है वो सेलुलोज एंड काइटिन की बनी होती है। और जो प्लांट सेल वॉल है ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। और सेल वॉल जो है परमिएबल भी होती है क्योंकि सब्सटेंसेस अंदर और बाहर मूव करते हैं। प्लांट सेल वॉल जो है उनके फंक्शन क्या है? ये रिजिड वॉल है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल को प्रिवेंट रखती है, सेल की शेप को मेंटेन रखती है। जो नेचर के अंदर जो भी अफेक्ट आते हैं प्लांट सेल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, तो उससे सेल को या प्लांट को बचाती है ये, ठीक है, जो डैमेज से बचाती है। और परमिएबल भी होती है, सब्सटेंसेस को बाहर और अंदर मूव करने के लिए अलाउ कर देती है, ठीक है। तो आगे बढ़े, सेल वॉल समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन। हाँ बच्चों, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। भाई जो एनिमल सेल है वहां पर सेल वॉल है ही नहीं, वहां तो केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। तो लगभग सभी में जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है बच्चों। अब मैंने थोड़ा आपको नोट्स में समझाते समय कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया है। तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है और ये सेमी परमिएबल होती है, वाटर को और कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है सेल के अंदर और बाहर मूव करने के लिए। ओके, क्लियर होगी बात? तो ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट था। और सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड भी होती हैं, प्रोटीन भी होती है, एक्सटर्नल प्रोटीन भी होती है और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होती है या इंटरनल प्रोटीन भी होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम समझेंगे डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, पैसिव प्रोसेसेस और एक्टिव प्रोसेसेस। ओके, चलिए। सेमी परमिएबिलिटी ऑफ सेमी परमिएबिलिटी सेमी परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की सेमी परमिएबिलिटी को समझेंगे, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसमें दो प्रकार के प्रोसेस हैं, एक तो है पैसिव प्रोसेसेस एंड सेकंड है एक्टिव प्रोसेसेस।
एक्टिव प्रोसेसेस। ध्यान से देखिए बच्चों, पैसिव प्रोसेसेस क्या है भाई? मैंने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल होती है, मतलब सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर मूव करने के लिए अलाउ करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जो कि पैसिव है। पैसिव प्रोसेस कहते हैं उन प्रोसेसेस को जिसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, जिसमें कोई भी एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है, दैट इज द पैसिव प्रोसेस। उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव प्रोसेस कहते हैं। और जिस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी खर्च होती है, उन्हें हम एक्टिव प्रोसेसेस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टिव प्रोसेसेस कहते हैं। तो सबसे पहले पैसिव प्रोसेसेस में लेते हैं डिफ्यूजन, और सेकंड लेते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है बच्चों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। बाहर से सेल के अंदर, बाहर से सेल के अंदर सिंपली अगर कोई सब्सटेंस मूव करे, नहीं सेल के अंदर, बाहर से अंदर नहीं, मैं आपको यूं समझा सकता हूं कि मान लो इस रूम के अंदर आपने एक परफ्यूम की बोतल ओपन की, तो उस परफ्यूम की बोतल के अंदर जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, एकदम डेंस है, और एयर के अंदर परफ्यूम के मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही आप वो उसका ढक्कन ओपन करोगे, उसका जो कवर है या एनक्लोज्ड पोर्शन है उसको अगर आप खोल देते हो, तो थोड़ी देर बाद में जो परफ्यूम की स्मेल है पूरे रूम में फैल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस बोतल के अंदर परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो अपने हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर गया, स्प्रेड कर गया। इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो सब्सटेंसेस का या गैस के मॉलिक्यूल्स का जो है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की और मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। सेकंड लेते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? आपने एक पानी का कटोरा लिया, ठीक है, और एक पानी के कटोरे के अंदर आपने अपने घर में रात को उसमें कई सारी किशमिश डाल दी या चने डाल दिए, आपने रात भर छोड़ दिया उसको। रात सुबह उठ के देखा तो जो किशमिश या रेजिन थी वो फूल गई और जो चने थे वो भी फूल गए, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ कि रात भर क्या हुआ कि उन चनों और किशमिश के बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होने से वो अपने हाई से लो की और किशमिश के अंदर मूव कर गया या चने के अंदर मूव कर गया, और इससे वो फूल गया। समझ में आ गई बात? इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया जा रहा है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन क्रॉस हो रही है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन to their low concentration through a cell membrane, through a semi permeable membrane is called osmosis। दोबारा सुन लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल का अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से मूव कर जाना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। आप इसको यूं भी समझिए कि किशमिश के अंदर या चने के अंदर जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है और पानी के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल कम है। समझ में आ गई बात? तो इस डेफिनेशन को यूं भी लिख सकते हो, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब सॉल्यूट की लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की और मूवमेंट को भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस कहते हैं। या फिर इसको यूं भी लिख सकते हो कि वाटर का अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेसेस हैं, जिनको भी कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दें अपने।